टेरिटरी लद्दाख को दी थी, तो उन्होंने खुद से पहला बिंदु रखा था, लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करेंगे। यहाँ इस मंच पर थुप्सन सेवांग जी के नेतृत्व में आए कारगिल और लेह के सभी नेतागण और यहाँ दिल्ली में रहने वाले छात्र छात्राएं और हवाई जहाज सेवा न मिलने के कारण फंसे हुए कितने ही बड़े बूढ़े लद्दाख से यहाँ हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। झूले, नमस्कार और सलाम। यूं तो मैं अपना जो भी संदेश था बहुत बार दे चुका हूं, पहाड़ों की ऊंचाइयों से दे चुका हूं। मेरी उम्मीद थी कि उन पहाड़ों के बुलंदियों से हमारी आवाज दिल्ली तक और सरकार तक जरूर पहुंचेगी, मगर लगता है शायद नहीं पहुंची, क्योंकि इसीलिए कोई न्योता नहीं आया है हमारे नेतागण को वार्तालाप के लिए भी, कि हम वार्तालाप से फैसला करें कि क्या लद्दाख में होना चाहिए। इस डायलॉग के लिए, इस वार्तालाप के लिए भी अभी तक कोई न्योता नहीं आया। तो फिर मैंने ये ठीक समझा कि चाहे पहाड़ ही थे मगर बहुत दूर थे, तो शायद दिल्ली में पास जाके अगर दें, पार्लियामेंट से कुछ मीटर पर आके आवाज दें, तो शायद वो सुनाई दे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारी सरकार, जिन्होंने लद्दाख का ध्यान रखते हुए लद्दाख को इतनी पुरानी लगभग असंभव मांग जो कि यूनियन टेरिटरी देने की बात थी वो दी है, तो वो आनाकानी, वो कंजूसी नहीं करेंगे। उसके साथ जो आता है संरक्षण की बात, उसे देने में जिसका वादा हुआ है, जिसका आश्वासन दिया गया है, जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए आपने कोट दी है, तो बटन पे कंजूसी नहीं करेंगे, ये हमारी उम्मीद है। तो इसलिए मैं 2-4 बातें शायद दोहराऊं, वरना मैं कह चुका हूं बहुत बार। शायद आप में से कुछ नए हो, शायद दूरी के वजह से न सुनाई दी हो, तो 2-4 बातें कहूंगा। मेरी बातें, जैसे कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद की ओर, मेरी बातें ज्यादातर पर्यावरण तक सीमित रही हैं, मगर फिलहाल हाल के कुछ हफ्तों में जो देखा लद्दाख में प्रक्रिया प्रशासन का, तो वो पर्यावरण और लोकतंत्र, एनवायरनमेंट एंड डेमोक्रेसी तक बढ़ गई है। तो इन्हीं 2 बातों पर मैं कुछ आपके सामने संदेश रखना चाहूंगा। पहला तो ये कि पर्यावरण की दृष्टि से लद्दाख बहुत ही संवेदनशील है। हम कैसे ये सुनाएं हमारे देश के नेताओं को, सरकार को, जनता को, सिर्फ सरकार ही नहीं, मेरी आवाज हर बार जनता तक रही है, और मैं इसीलिए अपने इस अनशन को क्लाइमेट फास्ट कहता था, जो कि पर्यावरण के लिए भी ये अनशन था, क्योंकि सरकार से तो हम मांग करेंगे, मगर लोग हमारे जो शहरों में रहते हैं, या हम ही क्यों नहीं जो लद्दाख में रहते हैं, वो अपनी जीवन शैली को भी बदलें, ताकि हिमालय का ये जो पर्यावरण है उसका संतुलन न बिगड़े। हमारे जो पर्वतों में ग्लेशियर्स हैं वो सूख न जाएं, और जिसकी सजा सिर्फ लद्दाखी नहीं भुगतेंगे। बहुत बार मैंने देखा है, लोग सोचते हैं ये लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं, संरक्षण क्यों चाहिए इन्हें, तो ये लद्दाख के अकेले के लिए नहीं मांग रहे हैं। आज हमारी बारी है अकाल का, बाढ़ का। एक साल में बाढ़ आता है तो दूसरे साल में अकाल पड़ता है। ऐसी परिस्थिति हुई है लद्दाख में, पहाड़ों में, जलवायु परिवर्तन के वजह से और स्थानीय जो मानवीय कारकर्दगी है, ह्यूमन एक्टिविटीज है, उनके वजह से।
तो इनसे हिमालय को बचाना, इनसे लद्दाख को, इनके ग्लेशियर्स को बचाना आप सबका कर्तव्य है, सिर्फ लद्दाख के 2-4 लोगों का नहीं। उनकी बारी आज आई है, उन्हें विस्थापित होना पड़ रहा है गांव से बिना पानी के। कल को आपका पूरा उत्तर भारत इससे प्रभावित होगा। कहा जाता है कि इन हिमालय के ग्लेशियर्स पर 200 करोड़ लोग निर्भर करते हैं, जो कि दुनिया की चौथी आबादी है, और पूरा उत्तर भारत सीधे या इनडायरेक्टली इन पे निर्भर करता है। तो इन्हें बचाए रखना, इन्हें संजोए रखना आप सबका भी कर्तव्य है, ये मैं याद दिलाना चाहता हूं। और इसमें हम एक तरफ सरकार से संरक्षण की मांग कर रहे हैं, नीति परिवर्तन की मांग कर रहे हैं कि लद्दाख जैसे संवेदनशील पहाड़ों को और वहां के लोगों को, उनके संस्कृति को, क्योंकि ये संस्कृति हजारों सालों में पनपा है इन पहाड़ों के साथ, तो यहाँ के लोग जैसी जीवन शैली व्यतीत करते हैं वो इस प्रकृति के संतुलन के साथ बहता है। तो ऐसे संस्कृति को बचाए रखना सिर्फ लद्दाख के लोगों का फर्ज नहीं है, दायित्व नहीं है, भारत का और दुनिया का दायित्व है। वैसे भी आज जो भारत में जनजातीय लोग रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों के किनारे, उनसे बहुत बड़ी सीख है जो दुनिया को लेनी होगी। अगर हम आज कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बननेगा, तो वो बंबई और दिल्ली के इन हालात से कुछ दुनिया को सिखाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर दुनिया भारत से सीखे तो वो सीखे जो यहाँ की मौलिक ज्ञान है, जिसे इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स कहते हैं, वो आज पर्वतों में, जंगलों में, आदिवासी जनजातीय लोगों में अभी भी निहित है, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी संपदा है, जो कि दुनिया भर के लिए एक सीख हो सकती है। कैसे सादगी भरे जीवन में लोग खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। ये संतुष्टि का ज्ञान आज दुनिया को जरूरत है, और उसके लिए दुनिया, विश्व पूरा भारत की तरफ मुख कर सकता है। इसलिए भी इन पहाड़ों के लोगों का, उनके संस्कृति का, उनके ज्ञान की हमें कद्र करनी चाहिए, सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं। तो ये मैं कहना चाहता था पर्यावरण के दृष्टि से। अब दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र की दृष्टि से कहें तो आपको याद होगा 3 साल पहले लद्दाख एक यूटी बना था, केंद्रीय प्रशासित प्रदेश, और हम सब बहुत खुश हुए थे क्योंकि हमने ये सोचा था कि जो हमने मांगी थी वही दिया जा रहा है। तो मांगा क्या था लद्दाख ने? मांगा ये था कि पहली बात यूटी विद लेजिस्लेचर, जहां पर यूटी हो, स्वायत्त हो, मगर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित एक यूटी हो, यूटी विद लेजिस्लेचर। हर बार मैंने खुद देखा है पिछले 30 सालों में हमारे नेतागण जब भी मांग करते थे यूटी विद लेजिस्लेचर मांगते थे, तो ये जो हमें मिला यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, हमने सोचा शायद वो भी आ रहा होगा, इसलिए हमने इसे एक डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ऑटोनॉमी के रूप में देखा था कि विकेंद्रीकरण, स्थानीय लोगों को सशक्त करने की एक प्रक्रिया होगी। मगर बाद में हमें पता चला ये तो केंद्रीयकरण था। यहाँ तो जो हमारे कुछ प्रतिनिधि जाते थे जम्मू कश्मीर में, 4 MLA और 2 शायद MLC, वो भी समाप्त हुए, वो 0 पे पहुंच गया। जहां तक हिल काउंसिल की बात है, अभी आपने सुना उनके शक्तियां भी अब डाइल्यूट हो रहे हैं, उनको भी बहुत हल्का और कमजोर किया जा रहा है। और वैसे भी जो हिल काउंसिल है उनमें, उन्हीं में जनता के प्रतिनिधित्व है, मगर उनके पास लद्दाख के विकास में क्या हिस्सा हाथ में लगता है? केवल 8-9%। जो 6000 करोड़ की हम बात करते हैं उसमें से 500 करोड़ के लगभग इनके हाथ में है, बाकी 5500 करोड़ या लगभग ये सब एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अपने हिसाब से, उनके सूझबूझ से, उनके
समझ से, जो कि ज्यादा नहीं होती, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख से नहीं होते तो उन्हें समझ नहीं होती। 3-4 साल लगते हैं समझने में और 3-4 साल में उनके जाने का वक्त हो जाता है और कोई नया न समझ आके फिर समझना शुरू करें। तो ये हालत है लद्दाख के प्रशासन का। ये विकेंद्रीकरण नहीं था, ये एक केंद्रीयकरण निकला। इसका हमें बहुत दुख है और हम उम्मीद करते हैं देर है अंधेर नहीं है कि लद्दाख को यूटी विद लेजिस्लेशन जरूर देंगे। जैसा जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करेंगे तो लद्दाख में स्टेटहुड क्यों नहीं? लद्दाख ने क्या गुनाह किया है कि वो स्टेटहुड के काबिल नहीं है? तो आज लद्दाख के लोग हालात को देखते हुए फुल स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं और मैं नहीं समझता हूं कि वो कोई गलत कर रहे हैं। ये भारत के लिए एक मान की बात होगी कि छोटे से छोटे दूर से दूर प्रदेश में रहने वाले लोगों को भी अपना हक लोकतंत्र के हिसाब से चलाने का मिलेगा और वो होगा स्टेटहुड। कुछ कहते हैं कि इतना छोटा प्रदेश स्टेट कैसे हो सकता है? जब सिक्किम स्टेट बना था तो 2-2.5 लाख की आबादी थी, तब अगर हो सका वो भी आज से 50 साल पहले, तो आज क्यों नहीं हो सकता है लद्दाख के 3-3.5 लाख की जनसंख्या के साथ? ये कहते हैं ना, जगह दिल में होने चाहिए, तो ये दिल की बात है न्याय कानून से भी ज्यादा। और लद्दाख जिस तरह से एक अलग भौगोलिक परिस्थिति है, मैं तो कहता हूं कभी कभी ये अलग ग्रह की तरह है, अनदर प्लेनेट compared to any place on this planet Earth. Ladakh comes closest to outer space, closest to another planet. तो ऐसे एक अलग भौगोलिक परिस्थिति को यहाँ के लोगों को अगर हम हक देते हैं वो जैसे संचालन करें, वैसे जैसे उन्होंने हजारों सालों से किया था, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही बचाव और रखरखाव के साथ किया था, वैसे ही अगर करने दें तो क्या बुरा हम मांग रहे हैं। कभी किसी लद्दाख के शहरी ने, किसी सिटीजन ने ये नहीं कहा कि हम कहीं अलग होना चाहते हैं। वो तो बल्कि हमेशा से भारत के साथ और भारतीय सेना के साथ हर जंग में आप गिनिएगा आगे बढ़े हैं। तो ऐसे लोगों को अगर वो अपनी मुश्किलातों के वजह से मांग रहे हैं कि हमें अपना मुस्तकबिल, अपना भविष्य खुद निर्माण करने का अधिकार दिया जाए, तो कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है इस पर जरूर गौर करेंगे। ये थी लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र की जो दूसरी बात डेमोक्रेसी की मैं कहना चाहता था वो ये कि अगर लद्दाख को जो वादा किया गया था, जो आश्वासन दिया गया था, वो अगर पूरा नहीं किया जाता है तो लोगों का लोकतंत्र पर ही विश्वास उठ जाएगा, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में। और भारत एक उदाहरण बन जाएगा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ भी होता है, लोगों के साथ मजाक भी होता है। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। जब लद्दाख एक यूटी बना था तो लोगों को पक्का विश्वास था कि जो लद्दाख के पहाड़ों का, यहाँ के लोगों का संस्कृति की जो संरक्षण है वो अब अनुच्छेद 244 में से मिलेगी, क्योंकि 5वां और 6वां शेड्यूल यही कहता है कि जहां जनजातीय जनसंख्या 50% से ऊपर हो वहां शेड्यूल एरियाज घोषित किए जाएं और उन्हें स्वायत्त दिया जाए, उन्हें अपना अधिकार दिया जाए, वो जैसे इस इलाके का प्रबंधन करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो ये तो जैसा कहते हैं नो ब्रेनर था, इसमें तो ज्यादा सोचने की बात नहीं थी। लद्दाख के लोग ये मान के चल रहे थे कि अगर कोड दिया है तो बटन भी साथ होंगे। और फिर सरकार ने भी आश्वासन पे आश्वासन दिए थे, वो चाहे फिर गृह मंत्रालय हो, कानून मंत्रालय हो, जनजातीय मंत्रालय हो, नेशनल कमीशन फॉर SC/ST हो, सब ने सिफारिश की थी और आश्वासन दिया था कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में लिया जाएगा। और फिर जो लोकतंत्र की मैं बात कर रहा था, जब इलेक्शन हुए 2019 में संसदीय, तो उसमें मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने
पहले 3 सबसे ऊंचे मुद्दों में रखा था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करना। और फिर 2020 में जब बहुत ही प्रतिष्ठित चुनाव हुए थे लद्दाख पर्वतीय काउंसिल, लद्दाख हिल काउंसिल के, तो फिर बिना लोगों के कहे खुद अपने आप से भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम बहुत आभारी हैं क्योंकि उन्होंने ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख को दी थी, तो उन्होंने खुद से पहला बिंदु रखा था लद्दाख को 6वें शेड्यूल में सम्मिलित करेंगे। तो क्या ये एक वादा होता है या नहीं? आप बताइए, जनता से एक वादा है कि नहीं? चुनावी घोषणा पत्र का कोई माने है या नहीं? मुझे यकीन है कि भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में जब एक सरकार, जब एक पार्टी जनता को ये लिख के देते हैं कि आपके साथ पहला वादा हमारा 6वें शेड्यूल में आपको सम्मिलित करना है, तो लोग उस पे विश्वास करते हैं और लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं और हमारे चुने हुए नेताओं पर विश्वास करते हैं। तो यही विश्वास लद्दाख ने भी की और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का अवसर दिया। और ये हक था क्योंकि उन्होंने ही लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दी थी और जिसके लिए हर बच्चा आभारी था। मगर दुख इस बात का नहीं है कि उन्होंने ये बिंदु एजेंडा में, मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखा। दुख और हैरानी, शौक इस बात का है कि धीरे धीरे वो लुप्त होने लगा हमारे वार्तालाप में से। 6 शेड्यूल की बात नहीं, खत्म होने लगा। और फिर कहते हैं ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा हो गए, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदामा हो गए। तो पहले वादा, फिर खामोशी, फिर एक जुर्म बन गया 6 शेड्यूल बोलना। तो आज ऐसी हालत है कि अगर लद्दाख में आप कोई युवा हैं और कहीं 6 शेड्यूल बोल दें तो आप हिरासत में पहुंच जाते हैं। तो ये वादा जुर्म कैसे बन गया ये हमें समझ नहीं आई। तो ये हम दुनिया को ये चरित्र नहीं दिखाना चाहते हैं सबसे बड़ी लोकतंत्र का दुनिया में, जो जनता से एक बार वादा करे तो हम उम्मीद करते हैं उसे निभाया भी जाएगा। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि इसे निभाया जाएगा, नहीं तो लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि अगर 6 शेड्यूल बोलना इतना गुनाह होता, पाप होता, जुर्म होता, तो पहले ही वो पहले बिंदु नहीं बनाते मैनिफेस्टो में। उनको पूरी छूट थी, किसी ने जबरदस्ती नहीं कराया था, तो पहले बिंदु में नहीं रखते, तभी कहते ये आपको नहीं मिलेगा, हम आपसे वादा नहीं कर रहे हैं। वादा करना फिर ना निभाना, ये कहाँ की लोकतंत्र है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। तो इसलिए जब मैं देखता हूँ कभी सोशल मीडिया पर कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप ये 6 शेड्यूल क्यों मांग रहे हैं, ये तो गलत है, आप दिल्ली में, हरियाणा में घूम सकते हैं, मगर हम आपके वहां क्यों नहीं जो मन चाहे कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई जुर्म नहीं था, ये वादा हमसे किया गया था हमारे नेताओं ने, तो हम उसी वादे को याद दिला रहे हैं और कुछ ज्यादा न कम बोल रहे हैं, बस आपके ही वादे को याद दिला रहे हैं। दूसरी बात, धन्यवाद। दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जो लद्दाख के साथ वादा किया था उसका बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि आने वाले संसद का जो अधिवेशन होगा उसमें हमारे नेतागण जरूर रखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा था कि हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी, ऐसा हमारा उम्मीद है। तो लोकतंत्र के हिसाब से मैं यही कहना चाहता था कि
हम एक लोकतंत्र की अच्छी मिसाल रखें दुनिया के सामने कि भारत में जो चुनाव होते हैं उसकी एक गरिमा है, उसका एक छवि है और उस पर हमारे नेता चलते हैं और हम उम्मीद लगाए बैठेंगे कि वो जल्द से जल्द इसे सच्चाई में बदलेंगे। पर्यावरण है उसका हम उस तरह से इज्जत करें, लोकतंत्र का इज्जत करें, क्योंकि जिन बुद्धिजीवियों ने, जिन दानिशमंदों ने हमारे संविधान में शेड्यूल 244 रखा था, उन्होंने सोच के रखा था और बहुत ही सुलझा हुआ एक कदम था कि भारत में विविधता में एकता जो है, यहाँ के जो मुख्य धारा से अलग जाति जनजाति हैं, उनके बीच में, उनके विविधता के बीच में जो एकता है वो केवल एक बाध्यता नहीं होगी, सहने की बात नहीं होगी, बल्कि उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर डाइवर्सिटी इज नॉट जस्ट टॉलरेटेड, इट इज प्रोटेक्टेड, इट इज प्रमोटेड। तो ऐसा समझ और सूझबूझ के साथ हमारे संस्थापकों ने, जिन्होंने संविधान को बनाया, ऐसे अनुच्छेद रखे जिससे कि ऐसे जनजातियों को संरक्षित रखा जाए, तो उसका हमें इज्जत करना चाहिए। उसमें हमें कंजूसी करके छोटा नहीं बनना चाहिए। और वैसे भी ऐसे संवेदनशील जनजातियों को आप हरियाणा या लखनऊ से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये पहाड़ों में आप कहिए ये देवताओं की भूमि है, ये पहाड़, ये ग्लेशियर, यही वो जगह है जहाँ पर कैलाश मानसरोवर है, जहाँ शिव जी का वास है। तो इन जगहों पे आप खिलवाड़ करें, मनमानी करें, उद्योग के नाम पे, खनन के नाम पे, ये एक छेड़खानी होगी देवों की इन हिमालयों से। तो आपने देखा होगा किसी भी गांव में ऐसे जगह होते हैं जो इन खिलवाड़ों से वंचित रखे जाते हैं। ये हमारे चश्मे का स्रोत है, ये हमारा मंदिर है, जहां भी आप चाहें कुछ कीजिए मगर यहाँ न कीजिएगा। तो भारत के लिए लद्दाख और हिमालय वैसे ही देवताओं के एक मंदिर की तरह है, जहां पर आप लखनऊ या चंडीगढ़ या कलकत्ता से आके अगर खिलवाड़ करें तो वो पाप होगा, वो इसकी संतुलन को बिगाड़ देगी। तो इसलिए भी हमें इन हिमालयों को, लद्दाख को संरक्षित रखना चाहिए। और लोकतंत्र की बात करें तो ये निहित है हमारे संविधान में। अगर 50% से ज्यादा को ये हक है तो लद्दाख का तो हक वैसे ही बनता है जैसे बताया गया था। तो ये मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता था कि भारत के जनजातियों को एक कमी, कमजोरी या छुपाने की बात न समझें, इसे गर्व से दुनिया को दिखाने की बात समझें, इनसे सीखने की जरूरत है। मैं अपने जनजातीय भाइयों की जो भावनाएं हैं वो सुमन जी के कविता में हर वक्त देखता हूं। तो मैं आपको ये जाते जाते आपके साथ रखना चाहूंगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे, हम हैं परिंदे फ्री बर्ड्स ऑफ द फ्री स्काइज, हम आपके पिंजरों में बंद नहीं रह पाएंगे। कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, हमारे जो कड़वे फल जो हम इधर उधर से बटोर के खाते हैं वो बेहतर है आपके सोने की कटोरी में दिए गए कॉमर्स और बिजनेस और इंडस्ट्री से। लद्दाख के लोग पैसे के पीछे नहीं है, वो साफ हवा, साफ पानी, साफ पहाड़ मांगते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब आगे आपके पास सीमाहीन शक्ति है, आप चाहें तो हमें बंद कर सकते हैं, नजर बंद कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, मगर हमारे पंख कमजोर हैं, पुलकित हैं, सॉफ्ट हैं। होगी सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाए
या तंती सांसों की डोरी। या तो हम एक होकर भारत की इन संस्कृतियों को बचा पाएंगे या तंती सांसों की डोरी, या हम अपना जान उस रास्ते पर कुर्बान करेंगे। तो ये मैं याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ये सांकेतिक अनशन था मेरा 5 दिन का। अगला जैसा मैं कह चुका हूं 10 दिन का होगा, फिर 15 दिन का होगा, फिर 20 दिन का होगा। या तो क्षितिज मिलन बन जाए या तंती सांसों की डोरी, यहीं तक हम चलेंगे। कभी कभी लोग कहते हैं, कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, आपको दुनिया भर से इतने पुरस्कार मिले हैं, भारत की सरकार से नहीं मिला क्या? मैं कहता हूं क्यों नहीं मिला, बहुत मिला है, बहुत मिला है, मगर मेरे पुरस्कारों को FIR कहते हैं, मेरे पुरस्कारों को एक्सप्लेनेशन कहते हैं। हम ये पुरस्कार लेते रहेंगे और सबसे बड़ा हमारा पुरस्कार होगा लद्दाख की जो 4 मांगे हैं उनका पूरा होना। और धन्यवाद। और उन पुरस्कारों को चाहूंगा जीते जी पा सकूं, नहीं तो मरने उपरांत तो आप देंगे ही, ऐसा हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।